क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स के अंदर बीपीटी को स्पेक्ट्रम पे काफ़ी ज़्यादा हाई और इंटेंस माना जाता है, जस्ट लाइक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनफैक्ट इसको एनपीडी से भी ज़्यादा हाई ऑन द स्पेक्ट्रम माना जाता है। और बीपीटी विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, अनलाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो ऑफन मेन में ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। अभी से कुछ दशक पहले तक भी इस डिसऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, और इनफैक्ट ऐसा माना जाता था कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो और कई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स से इतने ज़्यादा मिले जुले हैं कि इस डिसऑर्डर को अलग से अपना एक खिताब देना, एक दर्जा देना सही नहीं होगा। लेकिन फिर काफ़ी रिसर्च होने के बाद, इस पे काफ़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद अब बीपीडी को एक अलग से दर्जा दिया गया है। इसकी रिसर्च पे, इसकी ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आजकल दिया जाता है। जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, उनका ये डर इतना ऑब्सेसिव होता है कि उसके वजह से उनके एक्शंस और रिएक्शंस इतने ज़्यादा अनहेल्दी और ऑफन डिस्ट्रक्टिव और इंटिमिडेटिंग और डेंजरस भी हो जाते हैं कि अक्सर वही लोग जिन्हें वो खोना नहीं चाहते उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या चले जाने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। मॉडर्न मेंटल हेल्थ की दुनिया में 10 मेन प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। इसमें से क्लस्टर बी के अंदर ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आता है, और उसके साथ साथ आते हैं 3 और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनके बारे में भी बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है बहुत सारे रीजंस के लिए। इनमें से एक है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसकी बात मैंने अच्छे से डिटेल में की थी अपने एक पिछले वीडियो में। इसके अलावा इसमें आता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि बीपीडी और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कुछ डिटेल में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, क्योंकि जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं आजकल की दुनिया में, उसी तरह से बीपीडी से भी काफ़ी सारे लोग ग्रसित हैं। और ऑफन बीपीडी को किसी और डिसऑर्डर से कंफ्यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसलिए इस डिसऑर्डर के बारे में अपने आप से डिटेल में जानकारी लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिवाइड करने के जो 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, इन सबका अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उन सभी में एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये है कि बहुत हाई इमोशनल रिएक्टिविटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी और एक बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक पर्सनालिटी होती है। अब ऑब्वियसली इन सभी डिसऑर्डर्स के अंदर भी अपनी अपनी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, फिर भी एक जो कॉमन फैक्टर इन सभी को जोड़ता है क्लस्टर बी में, वो यही है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव इमोशंस और इमोशनल वॉलेटिलिटी। वैसे तो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में मेडिकल लिटरेचर में काफ़ी हज़ारों सालों पहले भी बात की गई है, लेकिन इसको एक अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक अलग मेंटल इलनेस का जो दर्जा दिया गया है वो फिर भी फेयरली काफ़ी रीसेंट टाइम्स में हुआ है। इसकी जो रिसर्च है वो भी काफ़ी रीसेंट ईयर्स में ही अच्छे से कंसोलिडेट हो पाई है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी जो इस समय है वो बहुत साल पहले नहीं थी। इनफैक्ट बीपीटी से ग्रसित लोगों की जो इमोशंस होते हैं वो इतने अनस्टेबल होते हैं और उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतने सेंसिटिव होते हैं वो, और इतनी मुश्किल होती है उन्हें अपने अंदर अपने इमोशंस को इंटीग्रेट कर पाने की, संभाल पाने की, कि बहुत हाई चांसेस रहते हैं उनके सुसाइडल होने के भी। और बहुत ऑफन इस कारण से या फिर और बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस वो डेवलप कर लेते हैं मेंटल फिजिकल, अपनी ये जो कोर ट्रॉमा है, डिसऑर्डर है, उसकी वजह से काफ़ी बार उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, क्योंकि बीपीडी से ग्रसित लोग बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि रैश हो जाते हैं अपने एक्शंस में, सुध बुध खो बैठते हैं। तो बहुत बार उनके एक्शंस ऐसे भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको जो है अथॉरिटीज़ को लीगली इनकार्सरेट करना पड़ जाता है, यानी कि उनको जेल में डाला जा सकता है, या उनके एक्शंस इस तरह से हो कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लागू करनी पड़े। बीपीडी के तहत जो सिम्टम्स डिस्प्ले होते हैं, सबसे पहले उनको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम दिया था अमेरिकन साइकोएनालिस्ट डॉक्टर एडोल्फ स्टर्न ने 1938 में। जो लोग ये सिम्टम्स दिखाते थे उन्हें वो बॉर्डर लाइन ग्रुप के नाम से रेफर करते थे।
साइको एनालिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट नाइट का भी कुछ ऐसा ही मानना था कि जो लोग इन सिम्टम से ग्रसित होते हैं वो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन स्टेट्स में होते हैं, जहाँ पर वो अपने लाइफ को देखने के तरीके को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, लाइफ की सिचुएशन से अपने डील करने के तरीके को, अपने रिस्पॉन्सेस को ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर वो जो स्थिरता होती है जिससे हम लाइफ से एक से इफेक्टिवली डील कर पाते हैं वो लैकिंग होती है। और उसके बहुत सारे ऑब्वियसली रिसर्च ने जैसे बताया है बहुत सारे रीजंस होते हैं, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी दूसरी कंडीशंस के साथ साथ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी जन्म दे सकती हैं। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ट्रेट्स, कुछ सिम्टम्स जिनका होना पॉइंट आउट करता है क्लियरली कि किसी इंसान को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, और उसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि बीपीडी के लिए डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस लेना चाहिए। तो ये सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ होती है, एक जो क्लियर सेल्फ आइडेंटिटी होती है वो बहुत लैकिंग होती है, अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है या फिर बहुत शिफ्टिंग होती है। एक क्लियर, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होती है, और इसकी वजह से ही जो है उनकी जो इमोशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होते हैं। ऑलमोस्ट एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे वो रहते हैं, और उनके साथ साथ जो भी ज़िंदगी बिताता है, उनके परिवार, उनके लव्ड वंस, उनको भी इस रोलर कोस्टर का पार्ट बनना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी जो है अनफॉर्चुनेट बात भी है बीपीटी के बारे में कि वो उस इंसान को तो बहुत ज़्यादा पीड़ा देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, जो उस इंसान को सच में प्यार करते हैं, उस इंसान का सच में साथ देना चाहते हैं, उस इंसान को एक ठीक स्टेबल लाइफ बिताते हुए देखना चाहते हैं। और ऐसा हम एनपीडी में नहीं देखते, क्योंकि जैसे हम देखते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है नार्सिसिस्ट एक्चुअली इतना पीड़ित नहीं होता, इतना अवेयर नहीं होता कि मुझ में कुछ कमी है या कुछ खामी है या मेरे अंदर कोई डिसऑर्डर है, लेकिन उसके को जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो दूसरे लोगों को ज़्यादा होता है। लेकिन बीपीडी में जो इंसान ग्रसित होता है इन सिम्टम से, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह होती है। बहुत ज़्यादा जो उसके इमोशंस हैं हाई और लो होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंस एक स्ट्रगल से, एक बैटल से हर पल ऑलमोस्ट गुजरता है। ऑब्वियसली इतने अस्थिर, इतने आक्रोशात्मक जो इमोशंस होते हैं उनकी वजह से रिलेशनशिप्स तो बहुत इफेक्ट होती हैं। बहुत बार वो लोग पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई करीब भी आता है तो बहुत जल्दी वो जो है करीबियाँ दूरियों में बदल जाती हैं। उनके आसपास भी जो लोग आते हैं जो सचमुच उनके पास रहना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको भी वो एलिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को, जो अपनी इंटेंस ज़िंदगी से डील करने का तरीका होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनकी वॉलेटिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा इंटेंस और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है उनके खुद के लिए और बाकी सब के लिए, कि उनके रिलेशंस का स्टेबल रहना बेहद नामुमकिन हो जाता है। ऐसे माहौल पे, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इनर लैंडस्केप में स्प्लिटिंग नाम का फिनोमेना भी पाया जाता है, जिसमें बीपीडी से ग्रसित लोग या तो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आइडल बना देते हैं, आइडलाइज करते हैं, और अगले ही क्षण वो उसको बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं, आक्रोश में उससे घृणा कर सकते हैं, उसको एकदम डीवैल्यू कर सकते हैं। वो ये सब मैनिपुलेशन के लिए एक्चुअली नहीं कर रहे होते हैं, जबकि ये मैनिपुलेशन में बदल जाता है, लेकिन डीप इनसाइड वो बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस लैक ऑफ सेल्फ, इनर सेल्फ, सेल्फ वर्थ, बहुत ज़्यादा डीप सेल्फ लोदिंग से गुजर रहे होते हैं। इमोशंस को ठीक से परसीव नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, और उनके अंदर जो भी प्रोसेस पूरा ये जो चल रहा होता है, अस्थिर प्रोसेस, वॉलेटाइल प्रोसेस, वो उनके सारे जो आउटर बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर असर करता है। और इस वजह से ऑफन जो है वो पाते हैं कि एक क्षण में वो किसी को बहुत ज़्यादा करीब मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे ही क्षण उनका जो बिहेवियर है उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, स्पाइटफुल हो जाता है, हेटफुल हो जाता है, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। और इसीलिए उनके साथ एक स्टेबल, वार्म, हेल्दी, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में रह पाना जो दूसरे लोग हैं उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, और ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिमांडिंग हो जाता है। ऑफन बीपीडी से ग्रसित लोग जैसे लोगों को ब्लैक एंड वाइट में
देखते हैं वो ज़िंदगी की बहुत सारी सिचुएशंस को भी ऐसे ही बैड या गुड की तरह देखते हैं, ब्लैक या वाइट, और वो चीज़ों की न्यूट्रलिटी को, उनके बैलेंस को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, ठीक से पूरी इनसाइट से, इनर अंडरस्टैंडिंग से, इनर क्लैरिटी से वो चीज़ों को ऑफन नहीं देख पाते। जैसे एक डीप फीलिंग ऑफ सेल्फ लोदिंग, सेल्फ हेट होता है उनके अंदर, वैसे ही बीपीटी से ग्रसित लोगों के अंदर एक डीप और ऑलमोस्ट हमेशा रहने वाली फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, एक ब्लैंकनेस, एक खालीपन, कि वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है, वो नहीं जानते वो एक्चुअली कोर से कौन है, और उनकी सारी जो नीड्स हैं, सारी जो वैलिडेशन है, सारे जो अप्रूवल है, सारे जो ज़िंदगी का कोर है, बेसिस ये है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं। और यहीं से आता है दूसरा सिम्टम भी, कि एक्सट्रीम ऑब्सेसिव फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि हमें कोई अबैंडन ना कर दे, हमें छोड़ ना दे, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी है, कहीं वो हमें छोड़ ना दे। तो ये जो फ़ियर होता है ये इतना ऑब्सेसिव डिग्री तक होता है कि ये एक एडिक्शन की तरह बन जाता है, और इसकी वजह से उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, इतना ज़्यादा ओवर एक्सेसिव इमोशनली इम्पल्सिव हो जाता है, इतना अनबैलेंस्ड हो जाता है, कि जिनको वो खोना नहीं चाहते हैं, अक्सर वो ही अपने बिहेवियर के कारण उनको खो देते हैं। एक्सट्रीम इम्पल्सिव रिएक्टिव बिहेवियर भी ऑब्वियस है इस परिस्थिति का सिम्टम होना। बहुत ज़्यादा इंटेंस एंगर के वो शिकार होते हैं, उस एंगर में वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्से में चले जाते हैं, चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर सकते हैं, अपने प्रति सेल्फ हार्म कर सकते हैं, या दूसरे के प्रति भी हार्म कर सकते हैं। और यही कारण भी होता है, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, जिसकी वजह से बीपीटी से ग्रसित लोग ऑफन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, या फिर वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में, लीगल इम्प्लीकेशंस में भी फंस जाते हैं अपने एक्शंस की वजह से। अगर उनकी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और बढ़ती चली जाती है, तो ये सेल्फ हार्म करने की कोशिश करना या फिर सेल्फ हार्म करने की धमकी देना, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन का रूटीन बन जाता है। उनकी पीड़ा, उनकी जो इमोशनल पेन होती है, जो अंदर से अनहील्ड है, अनसॉर्टेड है, वो इतनी होती है और इतनी किसी भी इंस्टिंक्ट पे शुरू हो जाती है, किसी भी छोटे से कारण की वजह से शुरू हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, कि उस समय, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशन से कैसे डील करना है, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। अपनी इस डीपली अनहील्ड इनर कंडीशन की वजह से ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़्यादा इनर फ्रेजिलिटी में भी रहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी होती है किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म के प्रति। किसी भी तरह का वो जो क्रिटिसिज्म है, छोटे से लेके बड़ा, किसी भी तरह की रिजेक्शन की फीलिंग वो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। और अगेन, अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसे इमेजिन भी हो कि कोई उन्हें रिजेक्ट कर रहा है या कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो फिर से ये सारा जो प्रोसेस है उनके अंदर वो शुरू हो जाता है, इंक्लूडिंग इम्पल्सिविटी, एंगर, अनस्टेबल इमोशंस, एंड द टेंडेंसी टू बिकम सुसाइडल। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंसिटी में उनकी ये स्टेट साइकोटिक और डिसएसोसिएटिव, और जब वो इन एक्सट्रीम मूड स्विंग्स के जंजाल में होते हैं, उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आता, और इस समय ऑब्वियसली वो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। उस समय वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट अपने आप को किसी भी तरह के रिजेक्शन से बचाने के लिए, और जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा जिनके बारे में पोसेसिव में अपना समझते हैं, वो कहीं उन्हें छोड़ के ना चला जाए, तो उनके छोड़ के चले जाने को और किसी भी तरह से रोक पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली डिस्टर्ब स्टेट में है। क्लिंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिमांडिंग भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना डर रहता है, और ऑफन वो अपने जो आसपास अपने लव्ड वंस होते हैं, या अपने रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं, या स्पाउसेस होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। ये डर उनके अंदर जो घर कर जाता है कि हमें कहीं छोड़ ना दे, वो डर उनसे बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल एक्शंस, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक्शंस भी करवा सकता है, इंक्लूडिंग बार बार फ़ोन करना या अपने पार्टनर को स्टॉकिंग करना, और वो सारी हरकतें करना जिसका रिजल्ट वही हो जो वो एक्चुअली नहीं चाहते। उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और अनरीजनेबल, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रोपोर्शंस में वैलिडेशंस भी चाहिए होते हैं, बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि वो उस इंसान की ज़िंदगी में मायने रखते हैं, या वो इंसान उनके लिए मौजूद है। तो ऐसा करते करते, उन्हें खुश करते करते भी, उन्हें रीअश्योरेंसेस देते देते, उनकी इमोशनल नीड्स को
फुलफिल करते करते भी जो उनके आसपास के लोग हैं या उनके कंपेनियंस हैं या पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं और थक जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि इस इंसान के साथ उनके ज़िंदगी का अगला मोड़ क्या होगा या अगला ही क्षण किस परिस्थिति को, किस नई हालात को। ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो क्लस्टर बी के 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मैंने बताए हैं, तो ये बहुत ऑफन पॉसिबल होता है कि अगर किसी इंसान को इनमें से एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो किसी इन्हीं चारों में से किसी दूसरे डिसऑर्डर के भी ट्रेट्स उसमें ओवरलैपिंग पाए जाएं। यानी कि हो सकता है कि कोई इंसान नार्सिसिस्टिक भी है लेकिन उसके साथ साथ उसमें बीपीडी के भी ट्रेट्स हैं, या फिर कोई इंसान एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेट दिखाता है और उसके साथ में उसमें हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर के भी ट्रेट्स है। तो या ऐसा कुछ बहुत मिला जुला हो सकता है जिसे कोमॉर्बिडिटी भी बोला जाता है, यानी कि आपस में जो ट्रेट्स हैं जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उसके साथ के अटैच दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये भी बहुत अक्सर पाया जाता है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हम इसमें बीपीडी की बात करें तो उनमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो और कई तरह की जो कंडीशंस हैं उनके सिम्टम्स भी उनके अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा उनकी जो एंग्जाइटी में रहने के चांसेस बढ़ जाए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए या डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो जाए उनके अंदर, या फिर जो है पीटीएसडी के सिम्टम्स भी उनके अंदर आ जाए, या बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो जाएं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म में या ड्रग अब्यूज़ में फंस जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी और कंडीशंस भी हो जाती हैं और यही जो है और ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात जो बढ़ा देता है, क्योंकि जो उनके अंदर ऑलरेडी जो ओरिजिनल सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से वो पीड़ित हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी इमोशनल पेन है, इतनी इंस्टेबिलिटी है, वो तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ जब ये वाली अलग से ये कोर सिम्टम्स भी आ जाते हैं तो इनको भी अलग से उन्हें एक लड़ाई की तरह से डील करना पड़ता है। तो ऑफन इसलिए भी बीपीडी से जो है डील करना वो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली चैलेंजिंग और एक डार्क होल की तरह बन जाता है। बीपीडी ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं डेवलप होता है, ऐसा ऑफन माना जाता है कि एक सबसे बड़ा जो कारण होता है इसके डेवलप होने का वो बचपन से आता है, और भी बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की तरह ही बचपन के अनहील्ड इन्वायरमेंट से या बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल या हाईली ट्रॉमेटिक या अब्यूजिव एक्सप्लॉयटेटिव इन्वायरमेंट से बहुत ऑफन जो है बीपीडी का जन्म हो सकता है। कल्चरल रीजंस भी जो हैं सोसाइटी में इस तरह के होते हैं, जो फीमेल्स के रोल माने जाते हैं या फीमेल्स को जिस तरह से उनके बिहेवियर को आइडल माना जाता है सोसाइटी में, तो वो कल्चरल रीजंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं कि ये जो ट्रॉमाज होते हैं बचपन के ये फीमेल्स में ऑफन रिजल्ट करते हैं स्पेसिफिकली बीपीडी में। और ये भी कारण है कि जो फीमेल्स हैं उनमें बीपीडी ज़्यादा पाया जाता है, जिस तरह से नार्सिसिज्म जो है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। और इनफैक्ट ये बाकी अलग तरह के सिम्टम्स का प्रेजेंट होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बीपीडी को ऑफन जो है ठीक से डायग्नोस नहीं किया जाता है, और जो बाकी के सिम्टम्स हैं उनका ट्रीटमेंट होता रहता है, जैसे कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होगा या फिर एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जो एक्चुअल जो कोर कॉज है यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है बाकी सारी जो कंडीशंस हैं वो भी क्रिएट हो रही हैं। तो ये एक चैलेंज रहता है डेफिनेटली बीपीडी के केसेस में, और इसीलिए उनके ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। बीपीडी का ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पाना और उसको और अलग अलग कंडीशन से जो है कंफ्यूज कर देना, ये तो होता ही है एक रीज़न कि बीपीडी का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। इसके अलावा और जो रीज़न है वो ये है कि ऑफन अगर बीपीडी का ठीक से डायग्नोसिस हो भी जाता है तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए जो क्योंकि ये इतना स्पेक्ट्रम पे हाई होता है ये डिसऑर्डर क्लस्टर बी के स्पेक्ट्रम पे, तो उनके लिए ये इससे डील करना ऑफन बहुत मुश्किल हो जाता है। बीपीडी के इंसान को स्टेबल रख पाना एटलीस्ट इस लेवल तक कि वो अपनी ट्रीटमेंट जो है या अपनी जो भी उसकी साइकोथेरेपी होती है उसमें एक स्टेबल तरह से पार्टिसिपेट कर पाए, फिर भी रैशनल तरह से पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा ही करवा पाना ऑफन बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें बीपीडी से ग्रसित जो इंसान होता है उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होना बेहद ज़रूरी होता है, और ऑफन ये जो है
साइकोलॉजिस्ट के लिए, जो क्लिनिकल काउंसलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को बनाए रखना। और दूसरे साइड में ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं सेल्फ के लिए भी और दूसरे के लिए भी, जब वो अपने इमोशनल टर्बुलेंस के पैंग्स में हो, तो ये चीज़ डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा, जो साइकोलॉजिस्ट जो ट्रीट कर रहा है उनको ऐसे माहौल में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कभी कभी डेंजरस हो जाती है, उनके इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो जाती है। और ये भी रीज़न होता है कि जब वो इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं बार बार, और इस तरह के एपिसोड्स बार बार होते हैं, इस तरह का एक अनसेफ बिहेवियर उनके साथ उनको झेलना पड़ता है, तो ये भी रीज़न हो जाता है कि डॉक्टर्स ऑफन फिर उनको रोक लगानी पड़ती है ट्रीट करने में, एंड दे हैव टू से नो टू दैट क्लाइंट और टू दैट पेशेंट, ताकि वो अपने और अपना जो इन्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी बनाए रख सकते हो। तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है जो बीपीडी के क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि जो बीपीडी की ट्रीटमेंट है वो अगर ठीक तरह से चले, लंबे अरसे तक एक स्टेबल तरह से, एक प्रॉपर रेगुलर तरह से चले, तो इसमें जो कंडीशन है जो बीपीडी के एक इंसान की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, काफ़ी बेहतर हो सकती है अगर उनकी थेरेपी ठीक से चलती रहे और धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रोग्रेस करने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ऐसा बहुत बार डॉक्टर्स ने देखा है और शेयर भी किया है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव थेरेपी मानी जाती है बीपीटी के ट्रीटमेंट के लिए, वो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी मानी जाती है, यानी कि डीबीटी। और इससे देखा गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलरली ये करते रहते हैं उनकी कंडीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। इसके साथ साथ उनके बाकी जो सिम्टम्स होते हैं जिनसे वो डील कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें थोड़ी सी बैलेंस की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, जब तक वो अपनी कोर कंडीशन से डील कर रहे हैं, जैसे कि एंग्जाइटी का जो सिम्टम है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, तो उनके लिए भी मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जब तक वो मेन चीज़ से लड़ रहे हों, उससे हील होने की कोशिश कर रहे हों, तो उनको जो बाकी चीज़ें परेशान करती हैं ताकि उनसे वो थोड़ा थोड़ा डील कर सके, वो चीज़ें उनके लिए अलग अलग जो है चैलेंजेस ना क्रिएट करे, ताकि उनके लिए एक बारी में एक ही मेजर लड़ाई हो, उनकी बाकी लड़ाइयाँ कम हो सके, तो उसके लिए उनको मेडिकेशन भी दी जाती है, ताकि वो जितना स्टेबल हो सके उतने स्टेबल होके अपनी मेन कंडीशन से जो है डील कर सके। तो इस तरह के बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनका ठीक से लॉन्ग टर्म एक स्टेबल तरह से प्रयोग होते रहे, और बीपीटी का इंसान भी जो है एक सेल्फ मोटिवेटेड होके, डिसिप्लिन्ड होके जो भी अपने हिस्से का काम है वो ठीक से करता रहे, तो ऑफन इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली इतने नहीं होते। बीपीटी काफ़ी हद तक अगर ये राइट एनवायरनमेंट मिले, राइट थेरेपी मिले, तो वो ट्रीटेबल हो सकते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जो बीपीटी से ग्रसित लोग होते हैं वो ऑफन इतनी पीड़ा में होते हैं, और उनको डीप इनसाइड अवेयरनेस होती है, स्पेशली अगर उनके आसपास सपोर्टिव लोग हों जो चाहते हों कि वो ठीक हो, तो वो इस अवेयरनेस तक आ सकते हैं और भी कि हाँ कुछ है जो उनके साथ गलत है, एंड दिस इज़ नॉट द वे टू बी। ये ठीक कंडीशन नहीं है उनके अंदर जीवन व्यतीत करने की। जिस तरह से जो भी उनके साथ होता है, जो भी उनके रिएक्शंस होते हैं, जो भी उनकी इनर स्टेट है, ये ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उनके अंदर ये अवेयरनेस बढ़ सकती है, और ये अवेयरनेस ही सबसे बड़ा रीज़न है, और ये चाहत कि हमें ठीक होना है, ये सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा रीज़न है जो उनको एनपीडी के लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। यही कारण भी है कि उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी, अगर ठीक से हो, लॉन्ग टर्म हो, तो वो इफेक्टिव हो सकती है। तो वेल, इतनी इंफॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरह से अवेयरनेस फैलाएगी, हेल्पफुल होगी। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए कि सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, स्पेशली इस तरह की इतनी सेंसिटिव कंडीशंस का, जैसे कि बीपीटी। अगर आपको शक है कि आपके अंदर या आपके किसी लव्ड वन के अंदर बीपीटी के सिम्टम्स हैं, और आप जिस चीज़ से डील कर रहे हैं वो एक्चुअली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, तो प्लीज़ आप किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। अपने आप को या किसी और को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें।